जय हिंद प्यारे साथियों। आज इस क्लास में हम पर्यावरण के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जिनकी आपके एग्जाम में आने की मैक्सिमम चांस है। यह सारे ही प्रश्न आपके सिलेबस अनुसार एनसीईआरटी पैटर्न पर हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही प्रकार से मरुस्थल को व्यक्त करता है? गर्म और आर्द्र, गर्म और शुष्क, नम और आर्द्र, या फिर मध्यम गर्म। ध्यान रखना साथियों, जिन स्थानों की जलवायु गर्म और शुष्क होती है उन क्षेत्रों को मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ओके, प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। निम्नलिखित में से जैव निम्नलिखित पदार्थ की पहचान करें। पीवीसी पाइप, ऊनी कपड़ा, नायलॉन का मछली पकड़ने वाला जाल, या फिर प्लास्टिक की वस्तुएं। देखिए, जैव निम्नलिखित पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में क्या है कुछ समय के बाद आसानी से विघटित हो जाते हैं। तो देखिए जो पीवीसी पाइप हो गया, नायलॉन का जो जाल है मछली पकड़ने वाला, और प्लास्टिक की वस्तुएं, ये क्या है प्रकृति में आसानी से अपघटित नहीं होती हैं। लेकिन जो ऊनी कपड़ा है भैया, ये क्या है आसानी से विघटित हो जाता है। अर्थात ऊनी कपड़ा क्या है जैव निम्नलिखित पदार्थ है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं, और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करें। कहा गया है, आचार एवं अन्य खाद्य सामग्री जैसे मांस एवं मछली के परिरक्षण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए साथियों, अचार एवं अन्य खाद्य सामग्री जैसे मांस हो गया, मछली हो गई, इनके परिरक्षण में यूज किया जाता है एसिटिक अम्ल का। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। एसिटिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। क्या कहा गया है? बुध ग्रह के लिए प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या है 2, 1, 4, या फिर इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो साथियों ध्यान रखना, बुध ग्रह हो गया और शुक्र ग्रह हो गया। क्या बोला मैंने? बुध और शुक्र के भैया कोई भी उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, इसका कोई उपग्रह नहीं है। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। कुछ पौधे और पशु स्वाभाविक रूप से हर जगह नहीं पाए जाते हैं, वे एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं। ऐसी प्रजातियों को खालिस्तान प्रजातियां कहा जाता है। तो देखिए भैया, सही बात है, चाहे कोई भी पौधा हो या पशु हो, हर पौधा क्या है अपने अनुकूलन परिस्थिति में ही होता है, या हर पशु अपने अनुकूलन परिस्थितियों में ही देखने को मिलता है। तो उस क्षेत्र को साथियों कहा जाता है विशेष क्षेत्रीय। क्या बोला जाता है? उन प्रजातियों को विशेष क्षेत्रीय कहा जाता है, अर्थात वह अपने विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 5-6 पर आते हैं। कहा गया है, भोजन में अन्य पोषक तत्वों की तुलना में वसा का पाचन मुश्किल है क्योंकि वे खालिस्तान होते हैं। देखिए साथियों, क्या होता है जो हमारा भोजन होता है सभी तत्व क्या है वसा की तुलना में आसानी से पच जाते हैं, लेकिन वसा में पाचन क्रिया मुश्किल होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो वसा है यह जल में आघुलनशील और बड़ी गोलिका के रूप में उपस्थित होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है साथियों बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं, ठीक है, जैसा आपका सिलेबस में दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 7, जीवों के निम्नलिखित में से कौन से सेट एक खाद्य श्रृंखला का गठन करते हैं? भैया खाद्य श्रृंखला में क्या है? देखिए भैया, हम सभी जानते हैं कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए घास, गेहूं,
भैया इसमें तो कोई निर्भरता नहीं है। घास, घास क्या भैया मछली खाएगी, मछली को बकरी खाएगी? नहीं, इनमें कोई निर्भरता नहीं है। ऑप्शन डी में क्या है, बकरी, गाय, हाथी, इनमें भैया कोई निर्भरता नहीं है। ओके, लेकिन ऑप्शन सी में क्या है, घास, बकरी, मानव, ये बिल्कुल यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, इतना तो आप सभी जानते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। मशरूम का उपयोग स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में किया जाता है। मशरूम इससे संबंधित है। देखिए आपने पौधा देखा होगा इस तरह से मशरूम का होता है। इसका जो उपयोग है स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में किया जाता है। मशरूम किससे संबंधित है भैया? तो मशरूम क्या होता है, एक कवक होता है भैया। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, कवक या फफूंद एक प्रकार का पौधा ही होता है जो अपना भोजन सड़े गले मृत पदार्थों से प्राप्त करता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है, खालिस्तान का कारण होती है। थल समीर, समुद्र समीर, रेतीली हवा या फिर मानसूनी हवाएं। ध्यान रखना, भूमि से समुद्र की ओर बात की गई है, तो भैया यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा, थल समीर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। और आप सभी लोग भी सारे क्वेश्चनों के आंसर भाई ईमानदारी से देते जाएं और आप कमेंट करना आपने 21 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज्यादा अनुपात होता है तो इसे क्या कहा जाता है? दुमटी मिट्टी, बलुई मृदा, ह्यूमस या फिर मृणमय मृदा। तो जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज्यादा अनुपात रहता है तो उसे कहा जाता है साथियों बलुई मृदा। ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। भूजल का खालिस्तान प्रक्रिया द्वारा पुनर्भरण हो जाता है। जो भूजल है हमारा, इसका बताना है कौन सी प्रक्रिया के द्वारा पुनर्भरण हो जाता है? जलभृत, अंतःस्पंदन, जल चक्र या फिर आमेलन। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, अंतःस्पंदन, जिसे कहा जाता है इनफिल्ट्रेशन। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। लाइकेन इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है। बताइए लाइकेन इनमें से किन के बीच का सहजीवी संबंध होता है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। शैवाल और कवक के बीच का जो सहजीवी संबंध है वो क्या होता है? लाइकेन होता है। ओके, ध्यान रखना, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है और कवकों के अध्ययन को माइक्रोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। कहा गया है खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? आप लोगों ने देखा होगा जो हमारी खाद्य वस्तुएं हैं जैसे अनाज, दाल, इनको क्या करते हैं हम सूरज की रोशनी में सुखाते हैं, फिर इनको संरक्षित करके रखते हैं। तो इस विधि को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है निर्जलीकरण। मतलब क्या है, जो इसमें नमी की मात्रा है वो खत्म हो जाए तो क्या है, जो पदार्थ है या खाद्य वस्तुएं हैं वो अधिक लंबे समय तक संरक्षित करके रखी जा सकती हैं। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। प्रजातियां जो अब हमारी पृथ्वी पर कहीं भी मौजूद नहीं हैं उनको क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, जो प्रजातियां कहीं भी पृथ्वी पर मौजूद नहीं हैं मतलब क्या है, वह विलुप्त हो चुकी हैं, अर्थात उन्हें कहा जाएगा विलुप्त प्रजातियां। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। निम्न में से उर्वरकों के गुणधर्म से संबंधित है। जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, मृदा को बहुत सा ह्यूमस प्रदान करता है, मृदा की बनावट को सुधारता है या फिर एनपीके जैसे पादप पोषकों में समृद्ध होता है।
देखिए साथियों, उर्वरक होता क्या है भैया? उर्वरक होता है एक रासायनिक पदार्थ है जो मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है, क्योंकि इससे क्या है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास जिसे एनपीके भी कहा जाता है, इसकी जो तत्वों की कमी होती है मृदा में, इनकी पूर्ति मृदा में की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी, एनपीके जैसे पादप पोषकों में समृद्ध होता है, एनपीके या फिर पोटास। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा एक पशु गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए स्थानिक है? भारतीय विशाल गिलहरी, बाघ या फिर शेर पूंछ मकाक या फिर एशियाई शेर? ध्यान रखना साथियों, एशियाई शेर भारत में एकमात्र गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो कहां पर है? गुजरात में है। तो ध्यान रखना, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? एशियाई शेरों के लिए भारत में एकमात्र। जो भैया है कहां पर, ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, नोट कर लो कहां पर है? गुजरात में है। और एक सींग वाला गैंडा कहां पर है? काजीरंगा, जो कहां पर है? असम में। ये दो क्वेश्चन तो भैया बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। चलिए, पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया जो प्रायः वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय रूप में रूपांतरित कर सकता है, जिससे उसका प्रयोग पौधे द्वारा किया जाता है, उसे क्या, कौन सा जीवाणु कहते हैं? ध्यान रखना साथियों, वह जीवाणु होता है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम साथियों वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय रूप में रूपांतरित कर सकता है, जिसका प्रयोग पौधे के द्वारा किया जा सके। ठीक है, यहां पर राइट आंसर तो हमारा क्या है? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। आंवला एक प्रचुर स्रोत है। जो आंवला है साथियों बताना है किसका प्रचुर स्रोत है? तो भैया आंवला एस्कॉर्बिक अम्ल का एक प्रचुर स्रोत है। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। खालिस्तान के नीचे गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। भूपर्पटी, धरती के प्रावार, पृथ्वी के बाहरी कोर या फिर पृथ्वी के भीतरी कोर? तो साथियों ध्यान रखना, पृथ्वी के जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपरी भाग को साथियों कहा जाता है भूपर्पटी। ठीक है, जो अंदर की तरफ है 34 किलोमीटर एरिया तक होती है। और यदि भूपर्पटी में क्या होता है, विक्षोभ के कारण भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए यहाँ पर सही आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? भूपर्पटी। ओके, प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। उस जीव को पहचाने जो अपनी त्वचा से श्वसन करता है। केंचुआ, मत्स्य, कुत्ता या फिर बिल्ली? भैया अपनी त्वचा से श्वसन कौन करता है? केंचुआ करता है। केंचुआ, ठीक है, केंचुए को भैया किसान का मित्र कहा जाता है, ये आप ध्यान रखना। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इसके बाद आप लोग कमेंट करना क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है। सीएनजी का मुख्य संघटक क्या होता है? ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन या फिर मीथेन? सीएनजी जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में क्या होता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और इसका मुख्य संघटक होता है मीथेन। ठीक है, इसका जो उपयोग साथियों वाहनों में ईंधनों के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। साथियों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।